मैं निर्मल सिंह इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले दो राजवंशों का अध्ययन किया, गुप्त वंश और वर्धन राजवंश। आज हम जिस नए राजवंश का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं उसी का नाम हमें मिलता है मौर्य वंश। भारत में जहां से लिखित इतिहास के साक्ष्य मिलने शुरू हुए, भारत को जहां पे राजनीतिक एकता प्रदान की गई, वो अगर कोई पहला राजवंश था तो वो हमें मौर्य राजवंश भारत के अंदर जो है वो दिखाई देता है। मौर्य वंश हो, मौर्य वंश का ही अगला चरण गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद में अगर हम शुंग, कण्व, सातवाहन, उन छोटे छोटे राजवंशों को छोड़ते हुए अगले क्रम में जब जाते हैं तो वहां पे हमें जो है वंश मिल जाता है वर्धन राजवंश। तो इसी सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो जो हमें वंश मिल रहा है उसी का नाम हमें मिलता है मौर्य वंश। तो हम सब जुड़ चुके हैं, सभी को पुनः फिर मैं स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, राम राम। और अब जो है हम शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर हम बात करें, मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश का जो काल हमें मिलता है वो हमें दिखाई देता है 321-22 से 232 ईसा पूर्व। वो जो हमने पहले दो राजवंश पढ़े थे वो ईसवी सन में थे, वो हमें वहां दिखाई देता है 319-20 से लेकर के 550 ईस्वी। इसी प्रकार जब हम हर्षवर्धन को पढ़ रहे थे तो हमने देखा 606 से 647 ईस्वी। लेकिन जब हम मौर्यों का अध्ययन करते हैं तब जो हमें काल दिखाई देता है वो हमें दिखता है 321-22 से लेकर के 232 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले जो भारत में सत्ता चल रही थी उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमें मौर्य वंश यहाँ पे जो है दिखाई देता है। मौर्य वंश की अगर हम और बात करते हैं, इसकी हमें जानकारियां कहां से प्राप्त होती हैं, मौर्य वंश की जानकारी के हमें कौन कौन से साधन जो है वो उपलब्ध होते हैं। तो इसके जानकारी के जो हमें साधन उपलब्ध होते हैं उनमें उनको हम साहित्यिक श्रेणी में भी रख सकते हैं, उनको हम भौतिक श्रेणी में भी रख सकते हैं, उनको हम सिक्कों की श्रेणी के अंदर भी रख सकते हैं। जिसमें भौतिक श्रेणी में हमें अभिलेख मिलते हैं, जैसे हमें मृदभांड मिलते हैं। इसी प्रकार साहित्यिक श्रेणी में अगर हम देखें तो हमें साहित्यिक श्रेणी में पहले ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, यानी कि जो हमें यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ मिले थे उन ब्राह्मण ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में मौर्यों के बारे में क्या लिखा, या वो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें हमें मौर्यों की जानकारी उपलब्ध होती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमने सबसे पहले मिलता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से हमें जो है जानकारी उपलब्ध होती है। इसी प्रकार इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके बाद में मिलता है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, इसकी जो रचना की गई थी वो सोमदेव के द्वारा की गई थी। सोमदेव के द्वारा जो है रचित है कथा सरित सागर। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है वो मिलता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो रचना कर रहे थे उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है चाणक्य। चाणक्य को भारतीय इतिहास में कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और अर्थशास्त्र
अर्थ से संबंधित नहीं बल्कि राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसकी रचना जो है वो हम कहें कि महाभारत शैली में की गई है और संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र जो है वो रचित कर रहे थे, और वो रचित जो कर रहे थे उसी का नाम हमें मिलता है चाणक्य। अर्थशास्त्र के बाद में हमें जो है अगला ग्रंथ मिलता है जिसका नाम हमें मिलता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी की जो रचना कर रहे थे वो कौन है, तो उसी का नाम हमें मिलता है कलहन। कलहन, कलहन के द्वारा जो है राजतरंगिणी ग्रंथ जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। इसी प्रकार एक ग्रंथ और हमें याद होना चाहिए और उसी का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य, और महाभाष्य ग्रंथ को जो लिख रहे थे वो योग के आचार्य थे, योग के महर्षि थे, जिनका नाम हमें मिलता है पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि के द्वारा जो है वो महाभाष्य लिखा गया था, और महाभाष्य से भी हमें जो है जानकारी उपलब्ध होती है। ये वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य वंश की जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में अगर हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, दूसरे नंबर पे जाएं तो हमें यहाँ पे मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ। बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ हमें मिलते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित ग्रंथ हमें यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, जो मौर्यों के बारे में हमें बताते हैं, तो उसमें हमें मिलता है महावंश। महावंश, महावंश के बाद में हमें जो अगला ग्रंथ मिलता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो फिर हमें मिलता है दीपवंश। महावंश के बाद में दीपवंश, दीपवंश के बाद में हमें जो अगला ग्रंथ मिलता है वो मिलता है दिव्यावदान। दिव्यावदान जो है ये ग्रंथ मिलता है। महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, फिर इसके साथ में हमें मिल जाता है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। ये भी बौद्ध ग्रंथ है और ये भी हमें जो है वो जानकारी उपलब्ध करवाता है, और ये भी हमें जो जानकारी उपलब्ध करवाता है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, लेकिन जानकारियां हमें जिस वंश के बारे में मिलती है वो वंश हमें मिलता है मौर्य वंश। इसी प्रकार जब बौद्धों के बारे में देख लिया, हिंदू या ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देख लिया, तो हम तीसरे नंबर पे देख सकते हैं जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ जो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रंथ मिलता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, और कल्प सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो कल्प सूत्र की जो रचना कर रहे थे उसका नाम हमें जो है दिखाई देता है, और उसका नाम था भद्रबाहु। यानी कि कल्प सूत्र की रचना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी उस व्यक्ति को कहा जाता है भद्रबाहु। इसी प्रकार कल्प सूत्र के बाद अगला ग्रंथ हमें मिलता है जिसको कहते हैं परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण, और परिशिष्ट पर्वण जो है ये भी जैनियों का बहुत अच्छा ग्रंथ है, और इसकी रचना जो कर रहे थे उसका नाम हमें मिलता है हेमचंद्र। हेमचंद्र, हेमचंद्र के द्वारा जो है परिशिष्ट पर्वण की रचना की गई थी। भद्रबाहु के द्वारा जो है कल्प सूत्र की रचना की गई थी। ये ग्रंथ भी हमें यहाँ पे इनके बारे में जानकारियां उपलब्ध जो है वो करवाते हैं। यूनानी ग्रंथों में भी हमें जानकारी उपलब्ध जो है वो प्राप्त होती है मौर्यों के बारे में। यूनानी कुछ लोग भारत में आए थे, जिसमें अगर हम बात करें प्लूटार्क था, एरियन था, जस्टिन था, तो उन लोगों ने भी जो है भारत के मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारी बातें जो है वो अपने ग्रंथों में जो है वो लिखी हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 4 नंबर पे, 4 नंबर पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ भौतिक सामग्री प्राप्त हुई। यहाँ पे हमें कुछ भौतिक जो है वो सामग्री जो है वो प्राप्त हुई थी। इस भौतिक सामग्री की अगर बात करें कि हमें भौतिक सामग्री में क्या क्या मिला, तो भौतिक सामग्री में हमें यहाँ पे मिलते हैं अभिलेख, जो है अशोक के द्वारा जो है वो यहाँ पे अभिलेख प्राप्त होते हैं। अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे भारत के अंदर, या कुछ हमें चंद्रगुप्त के द्वारा लिखित अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है मृदभांड। मृद भांड,
अन्न के कटोरे जो होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मृद भांड, इनसे भी हमें जो है इनके जो है वो साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। अभिलेख मिलते हैं, मृद भांड मिलते हैं। फिर जो है आगे हम और बात करें, 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर पे जो है हम कह सकते हैं कि अन्य साक्ष्य, अन्य जो साक्ष्य हमें यहाँ से उपलब्ध होंगे, उन अन्य साक्ष्यों से भी हमें जो है मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान से रखिए, कोई न कोई किताब हमसे जो है वो पूछी जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमने देखा विष्णु पुराण, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में बहुत विशेष महत्व रखा जाता है विष्णु पुराण के। विष्णु पुराण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था 2016 के फर्स्ट ग्रेड में। उसमें लिखा गया था हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो देश है उसको भारत कहते हैं और वहां की संतान को भारती कहा जाता है। ये वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये वाक्य जो है वो हमें प्राप्त होता है विष्णु पुराण से। लोमहर्ष ऋषि हुए थे जिनके द्वारा पुराणों की जो है वो रचना की गई थी। इसी प्रकार हमें मिलता है कथा सरित सागर, और कथा सरित सागर की रचना कर रहे थे सोमदेव। हमें और भी ग्रंथ मिलते हैं, वहत कथा मंजरी, वहत कथा मंजरी के अंदर भी हमें मौर्य वंश के जो है जानकारियां उपलब्ध होती हैं। अर्थशास्त्र जो भारत की राजनीति का बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसको हम भारत में कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसकी तुलना आधुनिक मैकियावली के साथ की जाती है, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें भी हमें मौर्यों की जो है प्रशासन की, राजनीतिक सिद्धांतों की जो है जानकारियां कुछ हद तक प्राप्त होती है। अगला ग्रंथ हमें मिलता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं। और यहां इस ग्रंथ की जो रचना कर रहे थे वो कौन थे? तो उसी का नाम हमें जो प्राप्त होता है, और उसी का नाम हमें प्राप्त होता है कलहन। कलहन के द्वारा जो है ये ग्रंथ जो है कश्मीर के विषय में लिखा गया। फिर हम कहें महाभाष्य, और महाभाष्य की रचना जो कर रहे थे वो महर्षि पतंजलि थे, पाणिनि हुए थे। पाणिनि की एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ मिलता है जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी की टीका लिखी गई थी महाभाष्य, और इसकी रचना जो कर रहे थे वो पतंजलि थे। और पतंजलि के द्वारा रचित ग्रंथ से भी हमें जो है जानकारियां उपलब्ध होती हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमें मिलते हैं महावंश, दीपवंश, सिंहली ग्रंथ हैं, दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, ये भी हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैनों में हमें मिलता है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र की जो है वो रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं भद्रबाहु। जब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो वहां इनके जो है कुछ बातें जो है वो पढ़ने को हमें प्राप्त होंगी। परिशिष्ट पर्वण, और परिशिष्ट पर्वण की जो रचना कर रहे थे वो कौन थे? तो उसका नाम हमें मिलता है हेमचंद्र। हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्वण लिखा गया। भौतिक सामग्री के अंदर जो है वो हमें यहाँ पे जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं, मृदभांड प्राप्त होते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं, और इस प्रकार की अन्य सामग्रियां भी जो हैं वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती हैं, जो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। तो हम जो है देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मौर्य वंश के बारे में और अन्य जानकारी में जो कुछ बातें हमारे सामने हैं, मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र जो है
वो प्राचीन भारत में राजधानी के तौर पे रहा था। हमने आपको बताया था कि भारत में 16 महाजनपद हुए थे और 16 महाजनपदों में एक जनपद था मगध जनपद, मगध जनपद। और मगध जनपद के अंदर ही जो है क्षेत्र है पाटलिपुत्र। महाभारत में भी मगध जनपद का उल्लेख आता है और महाभारत में हम पढ़ते हैं कि मगध जनपद के इस वक्त जो राजा थे उसका नाम था जरासंध। जरासंध के बारे में हम जब महाभारत में पढ़ते हैं तो उसी मगध जनपद में अगर हम कहें जब मौर्यों की शासन व्यवस्था होगी तो वो भी जब शासन करेंगे तो वो कहां से शासन करेंगे? पाटलिपुत्र से। हम ये भी जानते हैं कि ये जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और दूसरी कौन सी नदी बताई थी आपको? सोन। गंगा और सोन नदी के किनारे जो है यहाँ पाटलिपुत्र जो है वो बसा हुआ है। इसी पाटलिपुत्र को जो है आज वर्तमान में हम कहते हैं पटना। इसको जो है आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को हम कहते हैं पटना या इसी को कहा जाता है पटना साहिब। ये तथ्य हम पहले जो है वो अध्ययन कर चुके हैं। पाटलिपुत्र से जो है वो यहाँ पे ये लोग जो है यहाँ पे शासन करते थे। फिर हम कहें कि मौर्यों से पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। मौर्यों से पहले इसी पाटलिपुत्र में जो सत्ता चलती थी वो किस वंश की सत्ता थी? तो उसी का नाम हमें मिलता है नंद वंश। यानी कि ऐसा नहीं है कि मौर्यों से पहले भारत में सत्ता नहीं थी, नंदों से ही सत्ता प्राप्त की थी मौर्य वंश ने। तो नंद वंश का यहाँ पे शासन था। नंदों में कुल 9 राजा हुए थे। यहाँ पे जो है टोटल जो है कितने राजा हुए थे? तो वो हमें 9 राजा मिलते हैं। इसलिए कभी कभी इनको नवनंद भी कहा जाता है, कभी कभी इनको जो है नवनंद भी कहा जाता है। लेकिन नंद वंश की संस्थापना की गई, नंद वंश की जो संस्थापना की गई थी वो जिस व्यक्ति के द्वारा स्थापना की गई थी उस व्यक्ति का नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद जो कि शूद्र जाति से संबंधित थे, शूद्र माना जाता है नंदों को। महापद्म नंद के द्वारा जो है संस्थापना कर दी गई थी भारत में जिस वंश की। वो कौन सा वंश था? नंद वंश था। यानी कि पूछा जाए कि मौर्यों से पहले भारत में सत्ता किसके हाथ में थी? तो मौर्यों से पहले भारत में जो सत्ता थी वो किसके हाथ में थी? नंद वंश के। नंद वंश क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे या किस जाति से संबंधित थे? तो हमें पता होना चाहिए कि नंद जो है वो शूद्र जाति से संबंधित माने जाते हैं। नंद वंश की संस्थापना जिस व्यक्ति ने की थी उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है महापद्म नंद। ये पहला व्यक्ति था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। कभी पूछ लिया जाएगा, एक राट की उपाधि धारण करने वाले भारत के पहले जो सम्राट माने जाते हैं वो कौन थे? तो उनका नाम हमें मिलता है महापद्म नंद। इसी नंद वंश के अंतिम राजा, इसी नंद वंश के जो यहाँ पे हमें अंतिम राजा मिलते हैं उसी अंतिम राजा का या अंतिम शासक का नाम हमें मिलता है धनानंद। धनानंद या इसी को लिख दिया जाता है घनानंद। घनानंद या धनानंद जो है वो नंद वंश के अंतिम राजा थे, लेकिन कोई योग्य शासक नहीं थे। एक विलासी किस्म के, एक विलासी प्रवृत्ति के शासक थे। जब घनानंद भारत में शासन कर रहे थे पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी थी। राजनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से जो है भारत जो है वो पंगु बनता जा रहा था। जब यहाँ पे घनानंद शासन कर रहे थे तो भारत पे आक्रमण किया गया। भारत पे इस वक्त जो आक्रमण किया गया था वो यूनानी लोगों के द्वारा किया गया था। यूनानी लोगों के द्वारा जो है भारत पे आक्रमण किया गया और भारत पे जो आक्रमण कर रहा था उस शासक का नाम हमें मिलता है सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर की अगर हम बात करते हैं, अलेक्जेंडर कहा जाता है सिकंदर को। मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का बेटा था सिकंदर, और सिकंदर ने जो है भारत पे आक्रमण जो है वो किया था और ये भारत पे आक्रमण कर रहा था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व जब ये यहां पे शासन कर रहा था तो इस वक्त तक्षशिला,
रावलपिंडी पाकिस्तान में। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय है जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। जैसे हम नालंदा को जानते हैं कि नालंदा अपने समय का एक बहुत समृद्ध और बहुत उन्नत विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो आज वर्तमान में रावलपिंडी में है। रावलपिंडी, और रावलपिंडी जो है अब वो हमारे पास नहीं, ये क्षेत्र जो हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है वो मिलता है। रावलपिंडी नाम जो है वो बप्पा रावल के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ था रावल, और रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहीं जो है एक नगरी बसाई गई थी जिसको कहा गया था तक्षशिला। भगवान राम के भाई, जिनका नाम हमें रामायण में मिलता है भरत, भारत के द्वारा तक्षशिला नगरी स्थापित की गई और यहां का प्रशासन अपने पुत्र को सौंपा गया था जिसका नाम था तक्ष। यानी कि ये जो तक्षशिला है ये स्थापित की जा रही थी भारत के द्वारा। यहां पे जो प्रशासक बनाए गए थे वो भारत के पुत्र थे जिनका नाम था तक्ष। तो उन्हीं के नाम से इस नगरी को जो है विख्यात किया गया और ये नगरी प्रसिद्ध हुई, उसको कहा गया तक्षशिला। और तक्षशिला के अंदर भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं, और यहीं पे पढ़ाने का काम करते थे चाणक्य। यानी कि यहाँ पे जो है चाणक्य, जिसको भारतीय इतिहास में कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य के पुत्र थे और कुटल गोत्र से संबंधित थे, इसलिए जो है इनको चाणक्य कौटिल्य कहा जाता है। और इन्हीं का हमें वास्तविक नाम कभी पूछ लिया जाएगा कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम हमें मिलता है विष्णु गुप्त शर्मा। विष्णु गुप्त शर्मा जो है वो हमें यहाँ पे नाम दिखाई देता है, विष्णु गुप्त शर्मा उर्फ कौटिल्य उर्फ चाणक्य, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम करते थे। और इनको अपने गुप्तचरों से इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि भारत पे आक्रमण कर रहा है कौन? सिकंदर। जब ये सूचना पहुंची चाणक्य के पास में, तो चाणक्य ने जो है इसी बात की सूचना जो है वो प्रदान की, इसी बात की सूचना जो है वो प्रदान की। और ये सूचना प्रदान की थी घनानंद को। घनानंद को सूचना प्रदान की गई, लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और चाणक्य का अपमान कर दिया। चाणक्य का जो है हम कहें कि अपमान कर दिया गया था, और इसी अपमान से क्रोधित होकर के चाणक्य ने कभी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारतवर्ष से, इस भारतवर्ष से पूर्ण रूप से नंदों का नाश कर दूंगा और किसी योग्य व्यक्ति को भारत का जो है वो शासक बना दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके थे, और ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके थे चाणक्य। हम वापस बढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व को सिकंदर का भारत में जो है वो आगमन हो जाता है, लेकिन तथ्य हमें याद होना चाहिए कि सिकंदर घनानंद की तरफ नहीं गया था। सिकंदर जो है वो घनानंद की तरफ नहीं गए थे, बल्कि इनका रुख जिस क्षेत्र की तरफ था वो क्षेत्र था पंजाब। पंजाब सतलज और रावी नदी का क्षेत्र, जहां पे अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के इस वक्त जो राजा थे उन्हीं का नाम हमें मिलता है पौरस। यानी कि भारत में पंजाब के राजा पौरस थे, और दूसरी तरफ हम कहें जो आक्रमणकारी था उसका नाम सिकंदर था, उसका नाम सिकंदर था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। यहीं पे एक नदी है, यहीं पे एक नदी बहती है, और उसी नदी का नाम हमें मिलता है रावी नदी। रावी नदी, इसी को वेदों में कहा जाता है वित्सता नदी। वित्सता नदी, इसी को यूनानी लोग कहते हैं हाइड्रेस्पीज नदी। यानी कि एक ही नदी के हमें कई नाम मिलते हैं, रावी नदी, वित्सता नदी और हाइड्रेस्पीज नदी। इस नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था, तो यहां पे जो युद्ध होगा इस युद्ध के 3 नाम हो जाएंगे। इस युद्ध के 3 नाम हो जाएंगे। हम कह सकते हैं रावी नदी का युद्ध,
हम कह सकते हैं विस्तता नदी का युद्ध, हम कह सकते हैं हाइड्रेस्पीज नदी का युद्ध, और ये युद्ध जो है वो लड़ा गया था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में। लेकिन इस युद्ध में जो है पोरस पराजित हो गए। इस युद्ध में पोरस जो है वो पराजित हो गए और युद्ध जीत लिया सिकंदर ने। युद्ध जो है वो सिकंदर जीत चुके थे, यहां पोरस को बंदी बना लिया गया। यहां जो है वो पोरस को जो है कहते हैं कि बंदी बना लिया गया, और बंदी बना करके और इनको पेश किया गया सिकंदर के सामने। इनको जो है सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया। सिकंदर के सामने जब लाया गया पोरस को, तो कहते हैं कि सिकंदर ने जो है पूछा था कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने जो है यही कहा था कि जो एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ जो बर्ताव करता है, जो सलूक करता है, वही सलूक मेरे साथ भी किया जाए, ऐसा उत्तर दिया था पोरस ने। और इसी बात से खुश हो गया सिकंदर। इसी बात से खुश हो गए सिकंदर, और सिकंदर ने पोरस का जीता हुआ राज्य उसे वापिस कर दिया। पोरस का जीता हुआ राज्य जो है वो वापिस कर दिया गया था। और वो किस शासक को प्राप्त हुआ था? तो वो कौन थे? पोरस थे। सिकंदर से और अगर हम बात करते हैं, सिकंदर भारत में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सिकंदर किस नदी से वापिस लौट गया था? तो उस नदी का नाम हमें मिलता है व्यास नदी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें व्यास नदी, और व्यास नदी के किनारे से जो है वापिस लौट रहे थे, और व्यास नदी के किनारे से वापिस लौट रहा था, वो कौन था? तो उसी का नाम था सिकंदर। लेकिन 323 ईसा पूर्व को, 323 ईसा पूर्व को एक जगह हमें मिलती है बेबीलोनिया। बेबीलोनिया, और बेबीलोनिया में बुखार के कारण सिकंदर की मौत हो गई। बुखार के कारण जो है वो सिकंदर की जो है वो मौत हो चुकी थी, और मौत हो गई सिकंदर की। इधर भारत में जो है नंदों का जो है विनाश करने के लिए तत्पर थे चाणक्य, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलकर के जो है हत्या कर दी घनानंद की। यानी कि घनानंद की जो है यहाँ पे हत्या कर दी जाएगी। जैसे ही घनानंद की हत्या होगी, वैसे ही भारत में नंद वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा। भारत में नंद वंश समाप्त हो जाएगा, और भारत में एक नए वंश की नींव पड़ जाएगी, जो भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करेगा, और उसी वंश का नाम हमें मिलता है मौर्य वंश। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। जब भारत में नंदों का नाश हो रहा था, तब भारत में मौर्य वंश की जो संस्थापना कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम या उस पहले शासक का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का समय हमें मिलता है 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। 321-22 से 298 ईसा पूर्व तक भारत में जो पहले सम्राट थे वो कौन थे? मौर्य वंश के। तो उन्हीं का नाम हमें प्राप्त हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम हमें मिलता है मुरा। मुरा की संतान थी चंद्रगुप्त मौर्य। और कुछ हद तक यह भी माना जाता है कि इस मुरा के नाम से ही, इस मुरा के नाम से ही एक वंश स्थापित किया गया था, या वंश का नाम रख दिया गया था, और वो नाम हमें दिखता है मौर्य वंश। हमसे सीधी सीधी बात पूछी जा सकती है, चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम हमें जो है वो हमें मुरा मिलता है। और मुरा के बारे में भिन्न भिन्न तथ्य प्राप्त होते हैं। कुछ तथ्य बताते हैं कि घनानंद की ही पत्नी थी, तो इसका मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य भी नंदों से संबंधित थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुरा पिपलीवन गांव में जो वहां की राजकुमारी थी, मोरों को पालने का काम करते थे, इसलिए जो है इनको मौर्य वंश के नाम से भी संबंधित किया जाता है। लेकिन हमें ये तो तथ्य पूर्ण रूप से ज्ञात है कि चंद्रगुप्त की माता अगर हमसे पूछी जाती है तो वो कौन थी, तो उनकी माता का नाम हमें मिलता है मुरा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस मुरा से पैदा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त जब बाल्यकाल में थे तो एक खेल खेल रहे थे, और उसी खेल का नाम हमें मिलता है राजकीलम। राजकीलम, जिस खेल के अंदर बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। कोई राजा बन जाता है, कोई सिपाही बन जाता है, कोई सेनापति बन जाता है। तो ऐसा खेल जो है वो खेला जा रहा था, और राजकीलम खेल जो है वो खेल रहे थे, और राजकीलम खेल जो है वो खेल रहे थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है राजकीलम खेल खेल रहे थे, और यहीं पास से जो है जा रहे थे चाणक्य। चाणक्य जिन्होंने कभी नंदों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, या नंदों को नष्ट करने की जो है वो प्रतिज्ञा कर रखी थी, यहीं से जब चाणक्य निकल रहे थे, जब यहां से चाणक्य गुजर रहे थे, तो राजकीलम खेल खेलते समय यहां पे उनकी नजर पड़ गई। यहां पे उनकी नजर पड़ गई, और उनकी नजर पड़ी थी जिस बालक के ऊपर, उसी का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत प्रभावित हुए। राजकीलम खेल में राजा की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। किस भूमिका का निर्वहन कर रहे थे? राजा की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बातें सुनी और उनको जब देखा, तो चाणक्य बहुत प्रभावित हुए, और कहते हैं कि 1000 कर्षापण, वैसे मौर्य काल की जो प्रमाणिक मुद्रा है वो है पण। पण को ही जो है कर्षापण भी कहा जाता है। पण जो है वो चांदी की मुद्रा होती है। पण जो है वो चांदी की जो है वो मुद्रा होती है। और कहते हैं कि 1000 कर्षापण में जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्राप्त किया था। कभी पूछा जाए कौन सा खेल खेलते समय चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी? राजकीलम खेल खेलते समय। राजकीलम खेल में चंद्रगुप्त किस भूमिका का निर्वहन कर रहे थे? राजा की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। चाणक्य ने कितने कर्षापण में खरीद लिया था? तो 1000 कर्षापण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यहां से खरीद लिया गया। चंद्रगुप्त के हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं। जब हम पढ़ते हैं राजतरंगिणी, नोट में थोड़ी बातें याद होनी चाहिए। जब हम राजतरंगिणी का अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं कि इसकी रचना जो है वो कलहन के द्वारा की गई थी। जब यहां हम देखते हैं तो इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का नाम जो है वो शकुनी मिलता है। यहां पे लिखा गया है कि अशोक के जो पितामह हैं उनका नाम शकुनी है। लेकिन ये चंद्रगुप्त नाम हमें महाभाष्य में प्राप्त होता है। जब साहित्यिक दृष्टि से हम देखते हैं कि साहित्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य नाम जो आया था वो कहां पे आया था, तो वो हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? महाभाष्य में, जिसकी रचना की थी पतंजलि ने। पतंजलि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है महाभाष्य, इस ग्रंथ में जिस नाम को लिखा गया है वो नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त। इस चंद्रगुप्त की अगर हम और बात करें
तो इस चंद्रगुप्त का नाम हमें जूनागढ़ के अभिलेख में भी प्राप्त होता है। जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें हमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों के नाम प्राप्त होते हैं। जूनागढ़ के अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम प्राप्त होता है और जूनागढ़ के अभिलेख में हमें जो है अशोक का नाम भी प्राप्त होता है। पुनः थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कहीं परीक्षा में टफ प्रश्न कर दिए गए तो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान जो है वो होना चाहिए। राजतरंगिणी जिसकी रचना की गई थी कलहन के द्वारा, इसमें हमें चंद्रगुप्त का जो नाम प्राप्त होता है वो नाम हमें प्राप्त होता है शकुनी। साहित्य में जब हम साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त का नाम जो चंद्रगुप्त हमें प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो वो हमें मिलता है महाभाष्य में, और महाभाष्य की रचना कर रहे थे महर्षि पतंजलि। फिर तीसरे नंबर पे जो हम जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ते हैं, तो जूनागढ़ के अभिलेख में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें जो है वो नाम प्राप्त होता है और वो नाम प्राप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य। जब हम इतनी बातों को देख चुके हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम यूनानी ग्रंथ पढ़ते हैं, जब हम यूनानी ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोर्स या इसी को लिखा गया है एंड्रोकोर्स, सेंड्रोकोर्स या एंड्रोकोर्स, ये नाम जो है वो हमें यहां पे जो है दिखाई देते हैं। सेंड्रोकोर्स कहा है स्ट्रेबो ने, एक यूनानी इतिहासकार भारत में आए थे स्ट्रेबो, उन्होंने इनको जो है सेंड्रोकोर्स लिखा। जबकि जब हम पढ़ते हैं एरियन को, एरियन, और दूसरा बंदा जब हम पढ़ते हैं प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क, इनको जब हम देखते हैं तो ये इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमें मिलता है एंड्रोकोर्स। एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स नाम जो यूनान में हमें दिखाई देते हैं वो हमें भारत के किस शासक के नाम मिलते हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। एक इतिहासकार हुए थे या एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था विलियम जॉन्स, विलियम जॉन्स। और ये विलियम जॉन्स वो प्रथम व्यक्ति थे, ये वो प्रथम जो है व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी थी कि सेंड्रोकोर्स एंड्रोकोर्स कोई और नहीं था, वो भारत का ही पहला सम्राट था और उसी का नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा सा पुनः ध्यान से रिवाइज करते हैं हम। भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, समय है 321-22 से 298 ईसा पूर्व तक, यानी कि मौर्य वंश की जो हम कहें संस्थापना कर रहे थे, जो मौर्य वंश को स्थापित कर रहे थे, वो कौन थे, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता का नाम हमें मिलता है मुरा। फिर हम कहें कि इनकी मुलाकात होती है चाणक्य से, कौन सा खेल खेलते समय, राजकीलम खेल खेलते समय। चाणक्य ने कितनी मुद्रा देकर के जो है चंद्रगुप्त को प्राप्त किया था, तो 1000 पण या 1000 करशापण प्रदान करके जो है चंद्रगुप्त को जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और चंद्रगुप्त को जो पढ़ाया लिखाया गया था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया लिखाया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, लेकिन जब ये राजा बने थे तब इनकी आयु हमें 25 वर्ष मिलती है। कभी पूछा जाए कि जब चंद्रगुप्त राज सिंहासन पे विराजित हुए थे तो उनकी आयु कितनी थी, तो 25 वर्ष की आयु जो है वो हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त के अन्य नाम के बारे में हम देखें, राजतरंगिणी में लिखा गया है अशोक के पितामह जो थे वो शकुनी थे। इसका मतलब ये शकुनी ही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। महाभाष्य में पहली बार साहित्यिक दृष्टि से हमें नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य, और यही नाम हमें मिलता है जूनागढ़ के अभिलेख के अंदर। और फिर हम कहें कि यूनानी साहित्य इनको लिखता है सेंड्रोकोर्स एंड्रोकोर्स। सेंड्रोकोर्स कहा था स्ट्रेबो ने और एंड्रोकोर्स कहा था एरियन और प्लूटार्क ने। लेकिन ये प्रथम व्यक्ति थे विलियम जॉन्स जिन्होंने ये बात प्रमाणित कर दी थी कि सेंड्रोकोर्स एंड्रोकोर्स कोई और नहीं थे बल्कि वो चंद्रगुप्त मौर्य ही जो है वो थे।
आज के वीडियो में हमने मौर्यों की सामान्य तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। किन किन ग्रंथों से, किन किन अन्य साक्ष्यों से हमें मौर्यों की जो है वो जानकारियां उपलब्ध होती हैं। और हमने आज थोड़ा सा अध्ययन किया कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की संस्थापना की थी। उनके अन्य नाम हमें जो उपलब्ध हुए वो, और चंद्रगुप्त से जो है थोड़ी जानकारी आज हमने इस वीडियो में प्राप्त की। जो बचा हुआ हिस्सा है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको हम आने वाली वीडियो में जो है वो देखेंगे। आपसे यही हमारी गुजारिश है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको बहुत सारी स्टडी सामग्री जो है, आपके पढ़ाई से संबंधित जो सामग्री है वो आपको हम समय समय पे उपलब्ध करवाते रहेंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए जो बहुत उपयोगी रहेगी, आपको कहीं न कहीं पढ़ने में और आगे बढ़ने में जो है अपना सहयोग करेंगे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। इंडियन एकेडमी श्रीगंगानगर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के जो है वो कोर्स करवाए जाते हैं। आज कोरोना महामारी में पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी एकेडमी आपके साथ खड़ी है और आपको आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन समय समय पे जो है आपकी परीक्षा से संबंधित जो बिंदु है उस पे जो है वो चर्चा की जाती है, आप तक पहुंचाए जाते हैं। मैं निर्मल सिंह फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ नमस्कार।